आया था ये। डाइक क्या है? ज्वालामुखी आंतरिक स्थलाकृति। आंतरिक का मतलब समझ दो, इंटरनल, अंदर। जब भी ज्वालामुखी फटेगी पृथ्वी की परतों के नीचे क्या होंगे? रासायनिक दबाव होंगे। ज्वालामुखी का भी ऊपर थोड़ा नहीं फटता है, नीचे से फटता है ज्वालामुखी। जैसे ही वोल्केनो ओरिजिन होगा तो कई प्रकार के क्या निकलेंगे? खनिज निकलेंगे। और उन्हीं खनिजों पे जो अधिकार करती है वो सरकारें करती हैं। कारण अभी यहाँ तुम पेट्रोल निकल जाए, किसी का भी घर हो, सरकार दबाव डाल देगी, नहीं डालेगी? सरकार दबाव डालेगी क्योंकि वो राज्य सरकार के हित में काम करेगा। पेट्रोल हर जगह नहीं निकल सकता, पहली बात तो ये है। और जहाँ मान लो जिसके नल में पानी के साथ पेट्रोल निकल गया, समझ लो वहाँ राज्य सरकार का दबदबा हो गया। अब ये क्यों है मैं आपसे बता दूँ। अगर इस कोचिंग के बीच में समझ लो हाईवे निकलना है तो पक्का निकलेगा सर, कोई रोक नहीं सकता। फिर पता है क्यों? क्योंकि वो जनता के कल्याण में बात होगी। जिसकी भी खेती आएगी उसमें उसका मुआवजा दिया जाएगा सर। और मुआवजा किसान तय नहीं करता है, मुआवजा हाई कोर्ट तय करेगी, राज्य की हाई कोर्ट, चाहे वो 1 लाख करे 2 लाख करे। और जो हाई कोर्ट ने रख दिया मुआवजा, वही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो लिखो इसमें बना के हेडिंग डालो, लिखो। ये लिख लिए सारे? तो डालो हेडिंग डाइक, डालो हेडिंग डाइक, बनाओ हेडिंग डाइक। हाँ डाइक, इसमें लिखना डाइक एक प्रकार की ज्वालामुखी। डाइक एक प्रकार की ज्वालामुखी आंतरिक स्थलाकृति है। 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 अब डालो हेडिंग बैथोलिथ। बैथोलिथ में लिखना है, इसमें लिखना बैथोलिथ में लिखना। जब ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के आंतरिक परतों से निकलकर, जब ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के आंतरिक परतों से निकलकर बाहर इकट्ठा होता है, जिससे आग्नेय चट्टान का रूप बनता है, जिससे आग्नेय चट्टान का रूप बनता है। इसी लावा के कण बैथोलिथ कहलाते हैं। इसी लावा के कण बैथोलिथ कहलाते हैं। अब डालो हेडिंग फैकोलिथ। अब फैकोलिथ समझो क्या है। एक बात हम आपसे बताएं, जैसे मान लो आप कहीं पर्वतों पे घूम रहे हो, कभी जाना किसी चट्टान पे जाना, तो चट्टान कभी समतल नहीं होगी, ध्यान रखना। पहाड़ कभी समतल नहीं होते हैं, पहाड़ समतल नहीं होते हैं, पहाड़ ऊबड़ खाबड़ वाले होते हैं। ये अब समझो, एक भाग ये होता है, एक भाग ये वाला भाग, ये वाला भाग। जो भाग नीचे की ओर धंसा होता है उसको अभिनति कहा जाता है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अभिनति, जो भाग नीचे को धंसा होता है, और जो ऊपर को होता है उसको अपनति कहा जाता है, अपनति।
जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, एक शब्द आता था उपसोर, और एक कौन सा आता है, अपसोर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है ये, तुम्हें पता है ना? तुम्हें पता है? बताओ। डेट बताओ क्या है? उपसोर में 3 जनवरी है, और अपसोर में 4 जुलाई। यहाँ दूरी बताना कितनी कितनी है? दूरी, डिस्टेंस। बैठो बैठो बैठो, कोई बात। याद रखना, जब सूरज और पृथ्वी निकट होती हैं, निकट, तो 3 जनवरी की डेट होती है, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर। और जब अधिक होती है 4 जुलाई की डेट होती है। तो याद रखना, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, निकट का मतलब, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है मतलब न्यून होता है, तो उपसोर कहा जाता है, और अधिकतम पर कब होता है? अपसोर। डेट क्या होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को इससे अनुमान लगा लेना, जनवरी पहले आती है तो निकट है, जुलाई बाद में आती है तो अधिकतम माना जाएगा। ठीक है, जितना महीने बढ़ते चले जाएंगे तो दूरी बढ़ती चली आएगी। ठीक है, समझ में आ जाएगा? हाँ। अभी अभिनति और अपनति क्या है समझो। अभी बात चल रही थी किसकी? फैकोलिथ की। सर ये जो तुम्हारी मिट्टी में जो लावा बना हुआ है, जमा हुआ है, चाहे वो आंतरिक भाग में हो या ऊपर के उठे हुए भाग में हो, इसी को फैकोलिथ कहा जाता है। अब मान के चलो ये ज्वालामुखी फटी यहाँ से, अब निकलेगा इसमें मटेरियल कई प्रकार के। जैसे ही इसमें मटेरियल निकला तभी राज्य सरकार भागी, क्योंकि उसे ही फ़ायदा रहेगा। सरकारें भागी इसलिए फ़ायदा रहेगा, इसमें निकलने वाले कई प्रकार के खनिज मिलेंगे उसको, और फिर वो खनिज कहाँ आएंगे? मार्केट में, और मशीनों के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा? शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध। भाई कोलार में चले जाओ तुम, कर्नाटक वाली खान में तुम्हें सोने सोना मिलेगा। तुम राजस्थान में चले जाओ खेतड़ी में तो तुम्हें तांबा ही तांबा मिलेगा। तुम मध्य प्रदेश में चले जाओ पन्ना में, तो तुम्हें क्या मिलेगा? वहाँ हीरा ही हीरा मिलेगा, है ना? तो खान भी अपने आप लिए विशेष प्रसिद्ध होती हैं। झारखंड में चले जाओ तो कोयला ही कोयला मिलेगा, नहीं मिलेगा? हर जगह हर चीज़ थोड़ी नहीं होती है, तो इनकी एक खानें पाई जाती हैं। तो जब भी सरकार को लगता है यार कोयले की कमी चल रही है, तो चलो खोद लो, खान से खोद लो। सोना कमा चल रहा है तो खोद लो भैया। अब बात आती है पेट्रोल। अब हम पेट्रोल पे दूसरे देशों पे डिपेंड क्यों हैं? हमारी मजबूरी है। पता है क्या है? हमारे भारत में पेट्रोल का निष्कर्षण नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन अगर वही सऊदी अरब की बात, कुवैत की बात की जाए तो भाई साहब वहाँ कुएँ होते हैं, कुएँ। मतलब वहाँ कुएँ समझो क्या है कि जहाँ यहाँ आज अगर एक बार पेट्रोल बंद हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा। और सऊदी अरब में कैसे करते हैं कि भाई यहाँ से भर के ले जाओ, हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन कुवैत भी किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा होगा, नहीं जूझ रहा होगा? वो जिस चीज़ से जूझ रहा होगा वो दूसरे देशों पर डिपेंड होगा। मतलब पानी पानी पानी, तेल तो है वहाँ, यहाँ से भर के ले जाओ, पानी कितना चाहिए? यहाँ बह रहा है पानी, देखो यहाँ पानी कोई वैल्यू नहीं है। और यही पानी तुम वहाँ ले जाओ अरब रेगिस्तान में, राजस्थान रेगिस्तान में, भाई साहब इस पानी को देखने लोग तरस जाते हैं। अगर वहाँ 12 वेल्व खोदा जाता होगा और उससे पानी निकलता होगा ना, तो वहाँ के लोग कितने खुश होते होंगे, सोच के देखो। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी आंखों सामने ज़िंदगी में कभी आई नहीं, वो पहले 1-2 बार आ जाए तो खुशी होनी स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ आंखों सामने बह ही रहा है। यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं है बेचारा। दिल्ली में चले जाओ लोग, भाई साहब तुम यहाँ तो पी लोगे, वहाँ तुम पानी भी नहीं पी सकते, नली नहीं है, नली नहीं मिलेगा तुम्हें जल्दी से। अच्छा किसी का मांग नहीं सकते हो पानी। बहुत से लोग तो पानी देने के लिए मना कर देते हैं। तुम कहते हो ना पानी कोई मना करता, दिल्ली में मांग के देखो, नहीं है भैया, ले लो बोतल खरीद लो। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम देखो वहाँ दूर दूर तक नल नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा पानी वो है खारा, कैस्पियन सागर जैसा, तुम पियोगे तो तुम भाई साहब तुम्हारी प्यास ही नहीं बुझेगी उससे, तो तुम्हें फ्रीज चाहिए उसके लिए। तो दिल्ली में क्या है, सेंटर बना रखे हैं छोटे छोटे, वहाँ के जो लोग हैं वो 1 रुपये में 2 रुपये में 1 गिलास 2 गिलास पिलाते रहते हैं आराम से। यहाँ तो हर चीज़ बिक सकती है, बेचने वाला होना चाहिए, यहाँ पानी तक बिक सकता है। और हमारे काशी इसमें ठाकुर द्वारा में, इन सिटियों में भैया पानी, ग्रामीण बस्ती में देखो एक बार 12 वो छोड़ दिया समरसेबल चला के, चल ही रहा है कई घंटों तक चल रहा है। साफ़ सफाई चल रही है पानी से, साफ़ सफाई। लिखो इसमें आगे, देखो फैकोलिथ ऐसा लावा है, ऐसा जमा हुआ लावा है। फैकोलिथ ऐसा जमा हुआ लावा है, फैकोलिथ ऐसा जमा हुआ लावा है जो मोरदार पर्वतों के
जो मोड़दार पर्वतों के अभिनतियों और अपनतियों में पाया जाता है। अभिनतियों और अपनतियों में पाया जाता है। अभिनतियों और अपनतियों में पाया जाता है। अब डालो हेडिंग सिल। सिल लिखो, सिल में लिखना सिल भी एक प्रकार का लावा का रूप है। सिल भी एक प्रकार का लावा का रूप है। यह पर्वतों में लंबवत और क्षैतिज स्थिति में दिखाई देता है। लंबवत और क्षैतिज स्थितियों में दिखाई देता है। तुमने सीट का नाम सुना है? सीट, कभी सीट का नाम सुना है? सीट। अब मैं बताऊं सीट क्या होती हैं। तुम जब कभी घर बनाओगे ना, अपने घर, तो छोटी छोटी जो सीमेंट की चादर आती हैं लगाने के लिए, पतली सी, उनको सीट कहा जाता है। जैसे हम A4 सीट बोल देते हैं, पेपर के आकार को भी तो हम सीट ही बोलते हैं, उसको भी सीट कहा जाता है। सिल और पत्थर, सिल पत्थर का नाम सुना है ना? सिल क्या होती है? एक प्रकार की सीट होती है। पत्थर तो उस पर रखना पड़ता है भाई साहब। अगर तुम्हें कुछ पीसना है तो उसमें पत्थर तो रखना पड़ेगा। तो एक नया शब्द बना, क्या? सिल पत्थर। सिल अलग है, पत्थर अलग है। अब जहाँ सिल जाएगी वहाँ पत्थर जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसको सिल पत्थर बोल दिया गया सर। कायदे में सिल किसको कहा जाता है? वो तुम्हारे सामने जो पत्थर जो चादर आती है ना, उसको सिल कहा जाता है। तुम पत्थर भी हटा दो तो भी उसको सिल ही कहा जाएगा। सिल पत्थर नहीं कहा जाएगा उसको। पत्थर कब कहा जाएगा? जब उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? पत्थर लगाना पड़ेगा, वरना सिल है वो। तो लिखो, सिल की पतली परत को सीट कहा जाता है। सीट। सिल की पतली परत को सीट कहा जाता है। सीट। एवं डाइक के, लिखो डाइक के छोटे स्वरूप को डाइक के छोटे स्वरूप को स्टैक कहा जाता है। डाइक के छोटे स्वरूप को स्टैक कहा जाता है। स्टैक। अब डालो हेडिंग, ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए बाह्य स्थल आकृतियाँ। स्थल रूप लिख लो। ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए बाह्य स्थल। ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए बाह्य स्थल। ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए बाह्य स्थल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ज्वालामुखी फटेगी तो बाह्य स्थल में क्या क्या चीज़ निकलेंगी बाहर, बता सकते हो? सबसे पहली बात, लावा का रूप भी बाहर आ जाता है। बाह्य में लावा बाहर आ जाएगा, गैस ही बाहर निकल जाती है उसकी, राख बाहर आ जाती है, और क्या निकल गया था बाहर? जलवाष्प निकल के आ जाएगा। जलवाष्प। आपको पता है अभी काशीपुर में गिरजा पे क्या हुआ है? कल परसों में आग लगी है ना, सारी दुकानें जल गई हैं देखो गिरजा में, और बहुत गलत गंदे तरीके से आग लगी है वहाँ। दुकान ज्वाइंट होती हैं वो, और हर किसी की दुकान में सामग्री ऐसी होती है जलने वाली होती है, जैसे धूप की बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, हाँ एकदम पकड़ जाती है, कपूर तो एकदम पकड़ती है, तो वहाँ सारी फटाफट जलती चलेगी ऐसे ऐसे फटाफट। अब राज्य सरकार को मेरे हिसाब से मुआवजा देना चाहिए, उसमें देना भी चाहिए यार, क्योंकि उसमें हर साल कोई ना कोई आपदा आ ही जाती है। कभी पानी आ जाता है,
कई बार इसलिए भूस्खलन ज़्यादा होता है उत्तराखंड क्षेत्र में, क्योंकि ज़मीनी टुकड़ा एकदम टूट के गिर जाए, क्या पता चल रहा है। तो जो वहाँ रास्ते बनते हैं ना उत्तराखंड में, तो ऊपर की चट्टानें होती हैं, टूट के गिरती हैं ना, तो तहस नहस हो जाती हैं सब चीज़। उत्तराखंड में देखो तुम, अभी इस बार तो दो राज्य, एक राज्य कौन सा राज्य था, हिमाचल प्रदेश था ना, जिसका पुल बह गया था अभी बरसात में, हिमाचल था, हिमाचल भी इस बार चला गया पूरा। इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, तो ये नहीं पता कितना तहस नहस करके निकल जाए, पता भी नहीं चलेगा। एक तो होती है मनुष्य वाली आपदा, जैसे किसी का घर उड़ा दिया, किसी का रास्ता उड़ा दिया, वो तो मनुष्य ने कर दिया। लेकिन प्राकृतिक आपदा कंट्रोल में नहीं होती। अभी तूफान चल जाए ना, तो तूफान ऐसा आ जाएगा कि पूरी बिल्डिंग हारने शुरू हो जाएगी। भूकंप आ जाए अभी, वो तो शुक्र समझो, जब भी भूकंप आता है तीव्रता कम होती है उसकी। जापान जैसे क्षेत्र में भूकंप नहीं आता है इंडिया में, जापान में देखो जब भूकंप आता है बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है पूरी। इंडिया में तो कभी कोई घटना ऐसी घटी होगी भारत में कि कोई बिल्डिंग नीचे गिर गई हो आज तक, वरना क्या होता है, हाला आता है थोड़ी देर के लिए, निकल जाता है सीधा बेचारा। जापान में तो तहस नहस करके जाता है। देखो आज तुर्की में पता नहीं कहाँ आया था, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई, मलबे के नीचे लोग दब गए थे भाई साहब। इसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे बिजली का गरजना प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा, बादल का फटना प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी फटना प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगर मैं कहूँ 10 प्राकृतिक आपदाएं बताओ, तो बताना क्या क्या बताओगे 10 प्राकृतिक आपदाएं। तुम खड़े हो ना भाई, बताओ बताओ 10 बता दो प्राकृतिक आपदाएं। हाँ बताओ। भूकंप, ज्वालामुखी 2, पहाड़ों का टूटना, हाँ बाढ़, फ्लड 3, 4 सुनामी, 5 तूफान, 6 ज्वार भाटा, 7 बैठो। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं सर, जो नेचुरल होती हैं। तो लिखो इसमें, देखो ज्वालामुखी विस्फोट से उद्गार के समय, ज्वालामुखी विस्फोट से उद्गार के समय, ज्वालामुखी विस्फोट से उद्गार के समय, उद्गार के समय जो भी वस्तु या जो भी पदार्थ बाहर आते हैं, जो भी वस्तु या जो भी पदार्थ बाहर आते हैं उनको बाह्य स्थलाकृति कहा जाता है। उनको बाह्य स्थलाकृति कहा जाता है। उनको बाह्य स्थलाकृति कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्रेटर, कॉल्डेरा, मुख्य रूप से क्रेटर, कॉल्डेरा, शंकुआकार स्थलाकृति, शंकुआकार स्थलाकृति, शंकुआकार स्थलाकृति, शंकुआकार स्थलाकृति, सिंडर, सिंडर या राख शंकु, राख शंकु, हाँ राख शंकु, अम्लीय लावा, अम्लीय लावा, अम्लीय लावा। अब समझो ये बाहरी क्षेत्र में है कि भाई क्रिएटर क्या है, कॉल्डेरा क्या है, शंकुआकार स्थलाकृति क्या है, सिंडर। शंकुआकार तो सभी को पता है, शंकु के आकार का। कैसा होता है शंकु का आकार? इस तरीके का होता है ना, ये शंकु का आकार ही तो हुआ। हाँ, उसके बाद क्रिएटर मैंने आपको बताया। अब डालो हेडिंग क्रिएटर, डालो क्रिएटर, देखना। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है